आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा है क्या। जैसे हम लोग यांत्रिक भौतिकी पढ़ते हैं तो यांत्रिक शब्द यंत्र से बना हुआ है। यंत्र जैसे मोटरसाइकिल एक यंत्र है, मोबाइल हमारा एक यंत्र है। तो ये जो ऊर्जा है, इनमें जो ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है ये यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब जिससे कार्य हो सके, जैसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा है। तो उसी यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। संरक्षण का मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं होती, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या फिर उसे जो है कार्य में बदला जा सकता है, कार्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो कह रहा है सफलता के लिए हम इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का एक विमीय गति के लिए निदर्शन कर रहे हैं, सरलता के लिए। तो सिंपल पढ़ने में हमें समझने में आसानी रहे तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम यांत्रिक ऊर्जा की बात यहाँ पर करेंगे। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी पिंड का संरक्षी बल F के कारण विस्थापन डेल्टा x होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है, जैसे गुरुत्वीय बल है हमारा, ये संरक्षी बल है यानी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसके कारण किसी पिंड का यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डेल्टा x होता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से किसी बल F के लिए, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, उसी को डेल्टा के लिखा है, बराबर बल बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल F ब्रैकेट में x लिखा है, मतलब ये जो डेल्टा x है इसकी दिशा में बल लग रहा है, ये x का मतलब ये है। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये कहने का मतलब। तो संरक्षी बल के लिए स्थिर ऊर्जा फलन Vx को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए अब ये जो x लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये x के रेस्पेक्ट में है, x जो डिस्प्लेसमेंट है उसके रेस्पेक्ट में। तो वही कह रहा है कि संरक्षी बल के लिए स्थिर ऊर्जा फलन Vx को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना है कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा के है तो यहाँ पर माइनस डेल्टा भी लिखा गया है। इसका उल्टा दिखाने के लिए माइनस चिन्ह जो है इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि जहाँ पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा है वहाँ पर स्थिर ऊर्जा कम है, यानी दोनों उल्टा हैं, इसलिए माइनस डेल्टा भी लिखा गया है। इक्वल टू F x डेल्टा x, ये भी हो जाएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा ही स्थिर ऊर्जा में बदल जाती है, इसलिए उतने के बराबर लिखा गया है। उपरोक्त समीकरण निरूपित करती है कि डेल्टा k प्लस डेल्टा v इक्वल टू 0, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा कॉमन ले लिया तो k प्लस v इक्वल टू 0 हो गया। इसका अर्थ है कि किसी पिंड की गतिज और स्थिर ऊर्जाओं का योगफल k प्लस v अचर होता है यानी कांस्टेंट होता है। इससे तात्पर्य है कि संपूर्ण पथ xi से xf के लिए यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए यानी डेल्टा x के लिए ki प्लस v xi इक्वल टू kf प्लस v xf होगा। कहने का मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा।
और x के रेस्पेक्ट में, इसलिए x ब्रैकेट में f लिखा गया है विस्थापन को दिखाने के लिए। क्योंकि W, अब देखिए k में क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि k जो है गतिज ऊर्जा है, इसमें हाफ mv² होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा में हाफ u = mgh होता है। तो ये जो h है यही विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है, जो ऊपर ऊंचाई कही जाती है। तो इसीलिए v के साथ xf लिखा गया है, k के साथ नहीं लिखा गया है। यहाँ राशि k + vx निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर जो ये है कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो अब क्या समझ में आया कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वही हमारी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा है। अब देखिए कह रहा है कि पृथक रूप से गतिज ऊर्जा k और स्थितिज ऊर्जा vx एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक परिवर्तित हो सकती हैं, परंतु इनका योगफल अचर रहता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकें तो उसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है और ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो जाता है, यानी गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। तो जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन दोनों का योग हमेशा अचर यानी कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 होगी तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, जहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 होगी तो स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। यानी कहने का मतलब है कि टोटल हमेशा कांस्टेंट रहता है। उपरोक्त विवेचन से शब्द संरक्षी बल की उपयुक्तता स्पष्ट होती है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, एक दूसरे में परिवर्तित हो रही है। तो संरक्षी का मतलब ही होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब नष्ट न होने वाला। आइए अब हम संक्षेप में संरक्षी बल की विभिन्न विशेषताओं पर विचार करते हैं। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी विशेषता के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई बल Fx, x का मतलब बल विस्थापन की दिशा में संरक्षी बल है, यदि इसे समीकरण 6.9 के प्रयोग के द्वारा अदिश राशि Vx यानी स्थितिज ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 6.9 देखिए ये है। तो इस समीकरण से अगर हम कोई फोर्स है उसको प्राप्त कर लेते हैं तो हम ये मानेंगे कि वो संरक्षी बल है। विमीय व्यापकीकरण के लिए सदिश अवकलज विधि का प्रयोग करना पड़ता है, जो इस पुस्तक के विवेचन क्षेत्र से बाहर है। तो त्रिविमीय व्यापकीकरण मतलब 3 डायमेंशनल अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसके लिए हमें वेक्टर अवकलज का विधि का उपयोग करना पड़ता है, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन, इस विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हम इस पुस्तक में नहीं पढ़ेंगे। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल सिरे के बिंदुओं पर निर्भर करता है, जो निम्न संबंध से स्पष्ट है। W = kF - ki = Vxi - Vxf, मतलब अंतिम प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा में क्या था, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जब लिखी जा रही है तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा है। इसको ध्यान दीजिए। तो प्रारंभ में मतलब जो ज्यादा होगा तो ज्यादा में कम घटाते हैं। तो गतिज ऊर्जा में जाहिर सी बात है कि अंत में जब जाएगी तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा अंतिम की फिर माइनस प्रारंभिक की किया गया। स्थितिज ऊर्जा में क्या है कि प्रारंभ में मान लो हम छत पे गेंद को लिए खड़े हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, तो ये प्रारंभिक है, और जब छोड़ेंगे जमीन में चली जाएगी तो अंतिम होगी। तो इसलिए प्रारंभिक माइनस अंतिम किया है, क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक ज्यादा है। तो अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा है, ये इस बात पर निर्भर नहीं कर रही है कि वस्तु स्थिति में कैसे आई। तो वही कह रहा है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल सिरे के बिंदुओं पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उस वस्तु को कैसे,
जैसे हम h ऊंचाई पर किसी गेंद को सीढ़ी से चढ़ के ले जा सकते हैं या कोई हमें अपने कंधे में बिठा के उठा ले तो ले जा सकते हैं। अगर यह ऊंचाई किसी भी तरह प्राप्त हो गई या बैट से किसी गेंद को मार दें तो वो यह ऊंचाई तक जा सकती है। तो ये इस बात पे स्थिर ऊर्जा नहीं निर्भर करेगी कि कंधे पे बिठा के यह ऊंचाई लाई गई, कि सीढ़ी पे चढ़ के, कि बैट से मार करके गेंद को, तो इस पर नहीं निर्भर करेगी, बल्कि उस ऊंचाई पर, प्रारंभिक ऊंचाई और अंतिम ऊंचाई पर निर्भर करेगी। तो वही इसीलिए कहा जा रहा है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल सिरे के बिंदुओं पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उस वस्तु को वहां पर कैसे लाया गया। अगला क्या है, तीसरी परिभाषा के अनुसार इस बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। तो बंद पथ में किया गया कार्य शून्य कैसे होगा? अब बंद पथ कैसा होगा? क्लोज सर्किल, क्लोज पाथ कैसे होगा? ये तभी संभव है कि जब आप अपने घर से अपने स्कूल तक जाएं और स्कूल से फिर घर वापस लौटाएं, तो एक जो रास्ता बनेगा वो बंद हो जाएगा। जैसे हम समझा रहे हैं आपको, ये आपका स्कूल है और ये घर है। अब यहाँ से चले और ये स्कूल गए और स्कूल से फिर घर आ गए, तो जहाँ से गए देखिए क्लोज हो गया पूरा पथ, यहाँ से गए ऐसे घूमा जा सकता है, इसको बंद परिपथ बोलेंगे। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कहते हैं बंद परिपथ होना चाहिए। तो ये जहाँ से चले वहीं आ गए तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क 0 होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि तीसरी परिभाषा के अनुसार इस बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन 0 होगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि यह एक बार फिर समीकरण 6.11 से स्पष्ट है, क्योंकि xi बराबर xf। तो समीकरण 6.11 जो है उससे बात फिर स्पष्ट होगी कि वर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि xi यानी फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, प्रारंभिक बराबर अंतिम विस्थापन। तो इस वजह से ये 0 हो जाएगा। अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है यदि उस पर कार्य करने वाले बल संरक्षी हैं। तो सारा है जो अंडरलाइन था सबको हटा करके हम इस पॉइंट को अगर समझ लें तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि किसी निकाय यानी सिस्टम की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है यदि उस पर कार्य करने वाले बल संरक्षी हो, कंजर्वेटिव हो तब। ठीक ना? अब देखिए आगे कह रहा है कि उपरोक्त विवेचना को अधिक मूर्त बनाने के लिए एक बार फिर गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण पर विचार करते हैं और स्प्रिंग बल के उदाहरण पर अगले अनुभाग में विचार करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण देकर के बता रहा है कि चित्र 6.5 एच ऊंचाई की किसी चट्टान से गिराई m द्रव्यमान की गेंद का चित्रण करता है। तो 6.5 जो फार्मूला चित्र है इसमें क्या है कि ये x मतलब हाइट को x एक्सिस बनाया है, तो ये h हाइट है यहाँ तक, और यहाँ से किसी बाल को जो है h ऊंचाई की किसी चट्टान से गिराई m द्रव्यमान की गेंद का चित्रण करता है। तो जब यहाँ से छोड़ी गई बाल तो उसकी प्रारंभिक ऊर्जा कितनी थी? 0, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति हाथ में पकड़े हैं तब कोई वेग नहीं थे, 0 हो गया। यहाँ पर मध्य बिंदु या कोई भी बिंदु हो इन दोनों के बीच में, तो v बराबर VH हो गया और यहाँ पर v बराबर v फाइनल हो गया यानी अंतिम वेग। ये VH मतलब ये स्मॉल h ऊंचाई पर है, ये कैपिटल H ये पूरी ऊंचाई है। तो पूरी कैपिटल H ऊंचाई पर वस्तु का वेग 0 है, और जब ये स्मॉल h ऊंचाई पर आई तो वस्तु का वेग v बराबर VH है, और जब अंतिम जमीन पे पहुंच गई तो v बराबर VF हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि h ऊंचाई की किसी चट्टान से गिराई गई m द्रव्यमान की गेंद की स्थिर ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण।
तो यहाँ पर देखिए स्थिर ऊर्जा मैक्सिमम है, हम GH लिखेंगे, स्थिर ऊर्जा U बराबर mg कैपिटल H होगी। तो यहाँ पर U mgh है, तो यहाँ पर देखिए V 0 है, तो अगर हम इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो हाफ mv² करेंगे, तो चूंकि V 0 है तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो जहाँ पर स्थिर ऊर्जा mgh है तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 है। अब यहाँ पर नीचे देखिए जब गेंद पहुँच जाएगी तो ऊंचाई 0 हो जाएगी और वेग मैक्सिमम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेग कब रहेगा इस गेंद का? जब ये पृथ्वी से टकराएगी। तो जब पृथ्वी से टकराएगी तो गेंद का वेग सबसे अधिकतम रहेगा, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी। तो कितनी रहेगी? हाफ mv²। तो जब गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो यहाँ पर यह ऊंचाई 0 है, तो u बराबर mgh होता है, तो u हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी पे जब टकराती है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम है, तो स्थिर ऊर्जा 0 है, और जब यह ऊंचाई पर है तो स्थिर ऊर्जा मैक्सिमम है mgh, तो गतिज ऊर्जा 0 है। तो कहने का मतलब दोनों संरक्षी हैं, एक दूसरे का योग करने पर कांस्टेंट प्राप्त होता है। अब देखें यहाँ पर बता रहा है कि गेंद की निर्देशित ऊंचाई शून्य भूमि तल पर है, जमीन पर जब गिर जाती है। H और कैपिटल H के संगत कुल यांत्रिक ऊर्जाएं क्रमशः E0, EH और E कैपिटल H है। तो EH जब सबसे अधिकतम ऊंचाई पर है तो mg कैपिटल H है, और जब वस्तु H ऊंचाई पर है, देखिए जब H ऊंचाई पर है तो H ऊंचाई पर क्या होगा? इस H स्मॉल h ऊंचाई के लिए गति स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? mg स्मॉल h, और उस समय वेग भी है, तो वेग H ऊंचाई पर कितना था? VH, तो हाफ mvh²। मतलब स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिश्रित हैं इसमें, क्योंकि वस्तु में कुछ ऊंचाई भी है जो स्मॉल h है और गति भी है जो VH है। अब E0 यानी जब ये वस्तु जमीन पे पहुंच गई, जब जमीन पे पहुंच गई तो पहले सबसे ऊंचाई पर कैपिटल H थी, फिर H, फिर सबसे 0 हो गई, मतलब ऊंचाई नहीं बची। जब ऊंचाई नहीं बची तो H के पार 0 रखेंगे तो पूरी स्थिर ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो उसको +0 नहीं लिखा, केवल गतिज ऊर्जा बचेगी, तो हाफ mv² लिखा, मतलब फाइनल गतिज ऊर्जा। तो कुल स्थिर ऊर्जा जो कैपिटल H ऊंचाई पर थी वो गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो अचर बल यानी कांस्टेंट जो फोर्स है त्रिविम निर्भर बल Fx का एक विशेष उदाहरण है, अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। इस प्रकार EH बराबर E0। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखिए जितनी गतिज ऊर्जा थी जमीन पे पहुंचने में उतनी ही, जितनी स्थिर ऊर्जा थी कैपिटल H ऊंचाई पर, उतनी ही स्थिर ऊर्जा हमें गतिज ऊर्जा के रूप में जमीन की सतह पर हमें मिल गई, जिसको E0 माना गया। तो यहाँ पर mgh = हाफ mvf² हो जाएगा, यानी vf = √2gh हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। अब देखिए बता रहा है कि उपरोक्त परिणाम अनुभाग 6.7 में मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग के लिए प्राप्त किया गया था। तो उपरोक्त परिणाम अनुभाग 6.7 में मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग के लिए प्राप्त किया गया। मुक्त रूप से गिरेगा तभी उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। अब इसके अतिरिक्त EH = E स्मॉल h। अब अगर यहाँ पे देखिए EH बराबर E स्मॉल h हो, यानी स्थिर ऊर्जा जितना कैपिटल H ऊंचाई पर है उतना ये स्मॉल h ऊंचाई पर हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर vf = √2gh है, तो ये ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा h है, तो h माइनस स्मॉल h हो जाएगी। तो vh² = 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कुल मिलाकर के ये जो ऊंचाई है यहाँ पर h में ये h घट जाएगी, तो इतनी ऊंचाई के लिए गतिज ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा जो भी निकालना चाहेंगे हमें प्राप्त हो जाएगी।
अब देखिए उपरोक्त परिणाम ऊष्मा गतिकी का एक सुविदित परिणाम है, शुद्ध गतिकी का एक सुविदित परिणाम है। शुद्ध गतिकी को अंग्रेजी में काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कैपिटल एच ऊंचाई पर पिंड की ऊर्जा केवल स्थिर ऊर्जा है, क्योंकि वहां पर वस्तु स्थिर है तो जाहिर सी बात है केवल स्थिर ऊर्जा है। यह ऊंचाई पर आंशिक रूप से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जब यह स्मॉल एच ऊंचाई पर आती है तो यही स्थिर ऊर्जा आंशिक रूप से, देखिए कह रहा है मतलब गतिज ऊर्जा में बदला है लेकिन अभी उसमें स्थिर ऊर्जा भी है, आंशिक शब्द लिखा है, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा है, तो आंशिक रूप से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है तथा भूमि तल पर पूर्ण रूपेण गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो जब भूमि के तल पर जाते हैं तो पूर्ण रूप से इस गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। इससे साफ पता चल रहा है कि स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है, नष्ट नहीं हो रही, या स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल सकती है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है यम द्रव्यमान का एक गोलक एल लंबाई की हल्की डोरी से लटका हुआ है। गोलक मतलब जैसे पेंडुलम बनाया जाता है। ये बॉब अंग्रेजी में बॉब बोलते हैं गोलक को। तो यह लंबाई की हल्की डोरी से लटका हुआ है। इसके निम्नतम बिंदु ए पर क्षैतिज वेग v0 इस प्रकार लगाया जाता है कि यह ऊर्ध्वाधर तल में अर्धवृत्ताकार प्रक्षेप पथ को इस प्रकार तय करता है कि डोरी केवल उच्चतम बिंदु C पर ढीली होती है, जैसा कि चित्र 6.6 में दिखाया गया है। यह 6.6 फिगर दिखाया गया है। तो ये कह रहा है कि इसको इस तरह से हम लोग मोशन देते हैं कि डोरी यहाँ पर आकर के ढीली होती है, मतलब ये आधा वृत्त घूम जाती है, आधा सर्किल ये घूम जाती है। निम्न राशियों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। v0 के लिए हमें v0 कैलकुलेट करना है, मतलब इसके लिए फार्मूला बिंदुओं B तथा C पर गोलक की चाल, बिंदु B और C जो है यहाँ पर बॉब की स्पीड प्राप्त करना है B और C पर। बिंदु B तथा C पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात KB/KC गोलक के बिंदु C पर पहुंचने के बाद पथ की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि बिंदु B तथा C पर गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात है उसको हमें निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का जो अनुपात है KB और KC, मतलब B बिंदु पर और C बिंदु पर, तो उसका अनुपात ज्ञात करना है। गोलक के बिंदु C पर पहुंचने के बाद पथ की प्रकृति पर टिप्पणी करना, और C पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, C पॉइंट पर यानी सबसे उच्चतम बिंदु पर इस पर, तो इसकी स्थिति पर गोलक की स्थिति यानी बॉब की पोजीशन के बारे में हमें टिप्पणी करना है। तब देखिए देखते हैं, ये फिगर बना दिया है। ये देखिए जब फिगर बनाया है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पर ये डोरी से बांध करके ये गोला छोटा सा गोली लटकाई गई है, जिसको अंग्रेजी में बॉब बोलते हैं। ये एल लंबाई है। अब जाहिर सी बात है कि इसको लटकाया गया है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, तो इसका भार mg पृथ्वी की ओर कार्य करेगा, तो mg नीचे की ओर कार्य करेगा। और ये जो धागा है, इसमें धागा में तनाव होगा जिसको टेंशन कहते हैं। तो टेंशन इस पिंड से दूर की ओर काम करता है, तो ये ऊपर की ओर काम करेगा, ये नीचे की ओर काम करेगा। इसके बारे में हम आपको इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं और क्वेश्चन भी करवा चुके हैं कि कोई पिंड होता है तो उस पर भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है,
और प्रतिक्रिया बल हमेशा पिंड से दूर ऊपर की ओर काम करता है, पिंड से दूर की ओर 90 डिग्री पर। तो ये पिंड से अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें तो ये डोरी जो होगी, डोरी पे तनाव हमेशा इससे दूर की ओर काम करेगा, ये ध्यान देना। अब इसको ऐसे घुमाया जा रहा है तो ये वेग v0 इधर को प्राप्त होगा। अब ये जब घुमाया जाएगा तो B पॉइंट पर आएगा, C पर आएगा, फिर आते आते फिर A पर आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि इसको इतना तेज घुमाया जा रहा है कि C पॉइंट पर बस ढीला होते होते बचता है, ये ध्यान दीजिए। तो अब जब C पॉइंट पर ये पहुंचता है तो C पॉइंट पर जो भार है इसका वो तो पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करेगा, तो यहाँ भी नीचे है तो यहाँ भी नीचे है। अब जब ये ऐसे घूम के जाएगा तो डोरी यहाँ पर आ जाएगी, तो डोरी में अब तनाव होगा, तो तनाव तो डोरी में पिंड से दूर की ओर काम करेगा, तो दूर की ओर इधर TC भी यहीं इधर को ही काम करेगा। तो इस बिंदु पर mg और TC दोनों एक तरफ काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर mg और A बिंदु के लिए टेंशन को TA लिखा है, ये एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। तो अब इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर mg नीचे की ओर काम करेगा। बस यही खेल अगर आप लोग समझ लें तो बहुत अच्छा बने। तो मान लीजिए यहाँ पर ये बाब होता इस प्रकार से, तो इस पे ये mg इस प्रकार नीचे को काम करता और इसका टेंशन इस प्रकार डोरी में काम करता। ये mg नीचे को काम करता और इस पर टेंशन TB इस तरह काम करता। अगर यहाँ पे निकालना होता तो अब देखते हैं इसको। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि यहाँ गोलक पर लगने वाले दो बाह्य बल हैं, गुरुत्व बल और डोरी में तनाव T। कैसे लग रहे हैं वो हमने आपको समझा दिया। बाद वाला बल तनाव कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि गोलक का विस्थापन हमेशा डोरी के लंबवत है। अब देखिए यहाँ पर ये समझने की बात है कि कह रहा है कि बाद वाला बल तनाव कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि गोलक का विस्थापन डोरी हमेशा डोरी के लंबवत है। देखिए अगर ये विस्थापित होगी तो विस्थापन हमें दिख तो रहा है कि ऐसे चल रही, लेकिन ये विस्थापन इस प्रकार से, जब ये इस प्रकार से, क्योंकि v0 जो है वेग इस प्रकार स्पर्श रेखा में है इस बिंदु पर, तो इस रेखा से अगर ये कोण नापा जाए तो ये जो तनाव बल है ये 90 डिग्री के कोण पर विस्थापन हो रहा है तनाव बल से। और जब 90 डिग्री के कोण पर विस्थापन होगा तो W = Fs cos थीटा होता है। तो बल cos थीटा, ये 90 डिग्री है थीटा, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो W कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए इस टेंशन वाले फोर्स से, तनाव वाले बल से कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अब इसको देखते हैं। अतः गोलक की स्थिर ऊर्जा केवल गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। तो अब जो गोलक है हमारे पास, बॉब जो लटकाया गया है, इसकी जो स्थिर ऊर्जा है वो केवल गुरुत्वाकर्षण वाले बल से संबंधित है। ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्य ही चूंकि ऊर्जा में बदलता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़े हैं, तो इसीलिए अब गोलक की स्थिर ऊर्जा केवल गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर है। तो निकाय की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा E अचर है। जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, ये कांस्टेंट है। हम निकाय की स्थिर ऊर्जा निम्न बिंदु A पर शून्य ले लेते हैं। अतः बिंदु A पर, अब जो निम्न वाला बिंदु है यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा को क्या मान लेते हैं, 0। इस तरह मानते हैं जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि जब वस्तु जमीन में एकदम नीचे आ जाएगी तो उस समय ऊंचाई 0 हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी और स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी।
तो नीचे वाले बिंदु को हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 है। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अगर 0 है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसीलिए कह रहा है कि हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा निम्नतम बिंदु ए पर शून्य लेते हैं। जब निम्नतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा शून्य ले लेंगे तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। और अधिकतम कितनी होती है, E बराबर हाफ mv02, क्योंकि निम्नतम बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा वेग भी 0 है। अब ये इतना आ गया तो गतिज ऊर्जा इतना हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम फिगर देखें तो तनाव बल ऊपर को लग रहा है, mg नीचे को लग रहा है, तो डोरी टूट नहीं रही है, तो इसका मतलब इस भार से ये तनाव बल ज्यादा है, तभी तो नहीं टूट रही है। तो हमेशा तनाव बल में TA में mg को घटाएंगे, और ये TA में जब mg को घटाएंगे और वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु जब घूमती है और डोरी ना टूटे तो ये mg को कौन बैलेंस करता है, अभिकेंद्र बल बैलेंस करता है। अभिकेंद्र बल F की वैल्यू क्या होती है, mv²/r। तो ये जो है TA माइनस mg को कौन बैलेंस करेगा, mv²/r, और v कितना है, v0, तो mv²/r लिखेंगे, और r बराबर कितना है, l, तो mv02/l लिखेंगे। समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए TA माइनस mg बराबर mv02/l, ये अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स का ये हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ा। तो फिर से समझिए, फिर से समझा देते हैं, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए तनाव बल TA जो है टेंशन ऊपर को है, mg नीचे को है। mg नीचे को इसलिए है क्योंकि हर एक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो पृथ्वी नीचे है तो ये mg नीचे है। और डोरी का तनाव ऊपर है क्योंकि कोई पिंड होता है तो उससे हमेशा तनाव बल को दूर की ओर होता है, पिंड से दूर की ओर, पीछे पढ़ा चुके हैं। अब इसमें ये जो टोटल है इसको बैलेंस कौन करेगा, चूंकि ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो वृत्ताकार पथ में ये जो है TA और mg इसको कौन बैलेंस करेगा, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अभिकेंद्र बल मेंटेन करेगा, तो ये इनका जो परिणामी होगा वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। और अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv²/r, पीछे पढ़ चुके हैं। तो r यहाँ डोरी की लंबाई होगी, त्रिज्या वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या l के बराबर है, और वेग v0 के बराबर है। तो यहाँ पर TA माइनस mg बराबर mv02/l हो जाएगा। अब TA में mg क्यों घटाया, mg में TA क्यों नहीं घटाया, इसलिए क्योंकि TA ज्यादा है mg से। कैसे ज्यादा है, इस तरह ज्यादा है कि ये डोरी टूट नहीं रही है। अगर ये टूट जाती तो mg माइनस TA लिखते, तब mg ज्यादा होता है, इसी के बाद से तो टूटेगी। तो समझने का प्रयास करिए कि क्यों ऐसा लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए TA माइनस mg बराबर mv02/l हो जाएगा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार। यहाँ TA बिंदु A पर डोरी का तनाव है, बता दिया कि ये बिंदु पर डोरी का तनाव यानी टेंशन है। उच्चतम बिंदु C पर डोरी ढीली हो जाती है, अतः यहाँ बिंदु C पर डोरी का तनाव TC बराबर 0 हो जाएगा। ऐसी बात है कि डोरी ढीली हो जाएगी तो तनाव खत्म, तो TC 0 होगा, अतः बिंदु C पर हमें प्राप्त होगा। अब C बिंदु पर बात करते हैं। तो C बिंदु पर देखते हैं। तो C बिंदु पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से तुलना करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ तक। तो अगर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, तो h हमारा ये l और प्लस ये l हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आई तो पूरी ऊंचाई ली जाएगी ना। तो
तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, L प्लस L, तो 2L हो जाएगी। तो स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, 2mgl, या यूं कहें mg इंटू 2L, तो 2mgl हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा जितनी यहाँ पर वेग होगा, तो वेग vc मान ले अगर, तो 12mvc²। तो अब यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ पर E बराबर 12mvc²। स्थिर ऊर्जा अगर वहाँ पर C बिंदु पर वेग vc लिया जाए तो गतिज ऊर्जा 12mvc² हो जाएगा, प्लस स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, अब लंबाई L की जगह 2L हो गई है, क्योंकि यहाँ से लिया जाएगा तो L ये हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक L ये, तो 2L हो गई। तो जो mgh लिखते थे, तो h की जगह जब 2L लिखेंगे तो 2mgl हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारी यहाँ पर 2mgl हो गई। अब देखिए, अब न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार, अब द्वितीय नियमानुसार अगर देखें तो वहां पर जो होगा वो क्या होगा, यहां पर देखिए डोरी ढीली हो गई तो TC 0 हो गया। तो अब यहां पर अगर हम निकालें अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, तो ये mg काम करेगा, mg। अब यहाँ पर देखिए mg और TC एक दूसरे के विपरीत थे, इसलिए TA माइनस mg किया गया था। इसमें mg और TC एक दूसरे के दिशा में है, तीर एक ही तरफ है, तो mg प्लस TC किया जाएगा। ये किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के। अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r, और v कितना है, vc है यहाँ, तो mg प्लस TC इक्वल टू mvc²/r, यानी त्रिज्या कितनी है, डोरी की लंबाई के बराबर, यानी L के बराबर, तो यहाँ पर L लिख देंगे। और TC हमारा 0 है, क्योंकि डोरी ढीली हो जाती है यहाँ पर, तो तनाव 0 होगा, तो जब इसकी जगह 0 लिख देंगे तो mg बराबर mvc²/L आ जाएगा। यही चीज देखिए यहाँ पर लिखी गई है, mg बराबर mvc²/L, ठीक ना। ये अभिकेंद्र बल है, mg बराबर mvc²/L। समझिए कैसे लिखा गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ जहाँ vc बिंदु C पर गोलक की चाल है, वहाँ पर vc पर बॉब की चाल है। समीकरण 6.13 व 6.14 से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यह प्राप्त होगा कि mg की जगह पर अब इतना उठा कर रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 5/2 mgl। mvc²/L जब यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो E बराबर आ जाएगा 5/2 mgl। इस mg की जगह नहीं, ये इसमें रख देंगे, vc² की जगह रख देंगे, इसको mgl/m रख देंगे, तो भी सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। कुल मिला के इसको सॉल्व करने पे E बराबर 5/2 mgl आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए हमने करके दिखा दिया। ये जो mvc² है, तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो mvc² बराबर mgl हो जाएगा। तो ये mvc² की जगह mgl रख दिया हमने, तो ये 12mgl प्लस 2mgl हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 नीचे जाएगा, तो 2 में 2 का गुणा होगा, तो 4 1 5, तो 5/2 mgl। तो इस प्रकार से इसको लिखा गया। अब आगे देखते हैं, इसे बिंदु A पर ऊर्जा से समीकृत करने पर, अब अगर बिंदु A पर हम देखें तो 5/2 mgl बराबर 12mv02 होगा। हाफ को m/2 लिख दिया है, क्योंकि अंतिम बिंदु पर स्थिर ऊर्जा हमने 0 माना था, सबसे नीचे ए बिंदु पर, तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम थी, तो 12mv02 हो गया, बराबर 5/2 mgl। क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, इस तरह से कि ये जो उच्चतम बिंदु पर है,
ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा थी। और ये सबसे निम्नतम बिंदु पर, ये उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु, तो निम्नतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कितनी है 0, तो उसको नहीं लिखा। ये भी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है जैसा अभी हमने निकाला। फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो ये भी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और निम्नतम बिंदु पर भी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा तो बराबर कांस्टेंट है ना, तो इसलिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर निम्नतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा 0 है, क्योंकि वहाँ पे हमने 0 माना है। ये माना है कि यहीं से ऊंचाई लेंगे। तब इसको अगर हम सॉल्व करें तो V0 आ जाएगा √5GL, यानी उच्चतम बिंदु जो निम्नतम बिंदु पर है वहाँ पर वेग क्या होगा, V0 = √5GL, निम्नतम बिंदु पर हो जाएगा। और समीकरण 6.14 से स्पष्ट है कि उच्चतम बिंदु पर कितना आएगा, Vc = √GL, तो उच्चतम बिंदु पर आएगा Vc = √GL, और निम्नतम बिंदु पर आएगा Vc = √5GL। ये कट जाएगा, निकालेंगे तो V0 आ जाएगा √5GL। और निम्नतम बिंदु पर अगर निकालेंगे तो ½ mv0² बराबर हो जाएगा निम्नतम बिंदु पर mg, और ये वस्तु का जो धागे की लंबाई वो L है, तो इस तरह करेंगे तो m से m कट जाएगा। और यहाँ पर टेंशन भी है, तो अगर ये टेंशन ना होता तो V0 बराबर आ जाता 2GL, यानी V0 बराबर होता √2GL, लेकिन चूंकि टेंशन भी है इसलिए √GL आया है। सी बिंदु पर टेंशन नहीं है, टेंशन क्योंकि डोरी ढीली हो जा रही है, तो T बराबर 0 है वहां पर, तो T बराबर 0 है चूंकि सी बिंदु पर, तो इसको इस तरह करेंगे। निम्नतम बिंदु से देखे लिया जा रहा है, तो ½ mvc² बराबर हो जाएगा ये mg इंटू, अब निम्नतम बिंदु से घूम के उच्चतम बिंदु पे गई है, तो यह लंबाई डोरी इधर होगा, यह लंबाई इधर, तो 2L लिखेंगे, 2L लिखेंगे, इसको 2L हो जाती है। तो ये देखिए समीकरण जो 14 है 6.14, तो यहाँ पर चूंकि डोरी का तनाव नहीं है, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर डोरी ढीली हो जाती है, तो C उच्चतम बिंदु पर वेग है, तो उच्चतम बिंदु पर डोरी ढीली हो जाती है, तो ढीली हो जाती है तो वहाँ तनाव नहीं है, तो अभिकेंद्र बल जो है वो केवल हमें mg से प्राप्त होगा, यानी बॉब के भार से। तो अगर हम इसको लिखें तो mvc² बराबर mgl हो जाएगा, तो m से m कट जाएगा, तो vc² बराबर gl होगा, तो vc बराबर √GL आ जाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, vc बराबर √GL। अतः बिंदु B पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अब अगर हम बिंदु B पर निकालें तो V पर भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी, तो E बराबर ½ mvb² प्लस स्थितिज ऊर्जा mgl होगी। देखते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर ये mg नीचे को काम करेगा mg, और इसका तनाव इधर को काम करेगा। तो अगर इस पॉइंट पर हम यांत्रिक ऊर्जा निकालें, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो निकल आएगी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बिंदु B पर देखें, तो बिंदु B पर अगर हम स्थितिज ऊर्जा देखें तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh होती है, लेकिन यहाँ डोरी की लंबाई L है तो mgl हो जाएगी,
और गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ mv²। तो यहाँ पर b vb मानेंगे तो हाफ mvb² हो जाएगा। और अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना हो जाएगा, mgl प्लस हाफ mvb²। तो यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा गया है, E बराबर mgl प्लस हाफ mvb²। इसे बिंदु A पर ऊर्जा के व्यंजक के बराबर रखने पर और A के परिणाम v0² बराबर 5gl प्रयोग में लाने पर हमें प्राप्त होता है। तो इसे बिंदु A पर ऊर्जा के व्यंजक के बराबर रखने पर, तो अगर हम बिंदु A पर रखें जो हमें प्राप्त हुआ है समीकरण इक्वेशन, उसके सापेक्ष रखें, तो देखिए बिंदु A पर वस्तु निम्नतम बिंदु पर थी तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 थी। तो यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा 0 है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हाफ mvb² है B पॉइंट पर और स्थितिज ऊर्जा mgl है। ये बराबर हो गया हाफ mvb² v0²। तो इस प्रकार से B बिंदु पर Vb हमको क्या प्राप्त हो गया, √3gl। तो B पॉइंट पर Vb बराबर √3gl है और C पॉइंट पर Vc बराबर √gl है और A पॉइंट पर V0 बराबर √5gl है। तो ये तीनों को याद कर लीजिए, तीनों बिंदुओं पर इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो निकालने की बजाय आप इसको याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं बिंदु B व C पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो बिंदु B और C पर अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो B पर हमारा हाफ kmvb² है और C पर हाफ mvc² है। केवल गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। तो B पर Vb वेग लिया गया था, C पर Vc लिया गया था। अब B पॉइंट पर √3gl आया था और C पॉइंट पर √gl आया था। तो ये जब हाफ mv पूरे कट जाएंगे, इसको इस तरह देखें, ये इस तरह होगा कि ये हाफ mvb², तो Vb √3gl है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3gl बचेगा, स्क्वायर जब करेंगे Vb का, और ये नीचे हो जाएगा हाफ m और Vc हमारा √gl है, स्क्वायर करेंगे तो केवल gl बचेगा। तो gl से gl कट गया, हाफ m से हाफ, तो 3/1 बचा। बिंदु C पर डोरी ढीली हो जाती है और गोलक का वेग बाईं ओर को एवं क्षैतिज हो जाता है। यदि इस क्षण पर डोरी को काट दिया जाए तो गोलक एक क्षैतिज प्रक्षेप की भांति प्रक्षेप गति ठीक उसी प्रकार दर्शाएगा जैसा कि खड़ी चट्टान से क्षैतिज दिशा में किसी पत्थर को फेंकने पर होता है। अन्यथा गोलक लगातार अपने वृत्ताकार पथ पर गति करता रहेगा और परिक्रमण को पूर्ण करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डोरी ना ढीली हो तो डोरी नहीं ढीली होगी तो वृत्ताकार पथ पे वो घूमता रहेगा, और अगर डोरी ढीली हो गई तो इसका ये माने कि टूट गई। तो उसी स्पर्श रेखा में जैसे पत्थर हम हाथ से फेंकते हैं किसी कोण पर तो परवलयाकार पथ बनाता है, तो उसी प्रकार प्रक्षेप पथ में ये पत्थर या गोलक जो है गति करेगा। अब आगे आ जाता है हमारा किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।